हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी की न्यू एडिशन क्लास 6 भूगोल का चैप्टर 1 लेकर के आए हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सौर मंडल में पृथ्वी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो चैनल में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर रोज़ पढ़ने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन में अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सौर मंडल में पृथ्वी। यहाँ से प्रश्न आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। तो आप जैसा कि रात में टिमटिमाते हुए तारों को देखते हैं, उसी को कहा जा रहा है कि चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले भी होते हैं। तो ये किस प्रकार के होते हैं तारे? कुछ तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा चमकते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कुछ तो आपको धुंधले भी दिखाई पड़ते हैं, मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। तो रात में इन तारों के साथ चंद्रमा भी दिखाई पड़ते हैं। यह अलग अलग समय में अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप चंद्रमा को देखेंगे, कभी पूरी रात अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ते हैं, कभी पूरी रात दिखाई पड़ते हैं, कभी कटके हंसिए के जैसा, कभी आधी। तो इस प्रकार से अलग अलग दिन अलग अलग रूप में दिखाई पड़ते हैं। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। पूरे चंद्रमा को एक महीने में एक बार देखते हैं, पूरी चंद्रमा को। तो जब पूरी चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं, तब उस समय इस पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं। तो पूरी चंद्रमा कब दिखाई पड़ते हैं? तो पूर्णिमा की जो रात होती है उस दिन पूरी चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं। 15 दिन के बाद आप उसे नहीं देख सकते। ठीक पूर्णिमा के 15 दिन के बाद पूरी रात उन्हें नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि को अमावस्या कहते हैं। आप अक्सर किसी से पूर्णिमा है, आज अमावस्या है, इस बात को सुनते हैं, तो यही पूर्णिमा और अमावस्या का फंक्शन है। जब चंद्रमा जिस रात को पूरी रात दिखाई पड़े तो उसे पूर्णिमा, और जिस रात की चंद्रमा न दिखाई पड़े पूरी रात, वह अमावस्या कही जाती है। ये ध्यान रखिएगा, पूर्णिमा और अमावस्या में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाला वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। तो इसका मतलब यहाँ आप समझ रहे होंगे
कि ये जो तारे हैं वह रात में नहीं दिन में भी रहते हैं। चंद्रमा दिन में भी रहते हैं, रात में तो दिखाई पड़ते ही हैं, दिन में भी दिखाई पड़ते हैं। तो आप ये मन में सोचते होंगे कि ये दिन में क्यों नहीं इस तरह दिखाई पड़ते हैं। तो सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश जो होता है वह जब चमकता है तो ये सभी जो है उसके प्रकाश में छिपे हुए रहते हैं, इसलिए हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा तथा ये सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, ये खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो आपसे यह पूछा जाए कि खगोलीय पिंड क्या होता है, तो जितने भी आसमान में चमकते हुए पिंड, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, तारे हों, सभी को हम क्या बोलेंगे? खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के और जो है ये गर्म होते हैं, वे गैसों से बने होते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि ये खगोलीय पिंड बने किससे होते हैं, तो ये खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा, तारे कैसे किससे बनते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये गैसों से बनते हैं। किससे बनते हैं? गैसों से। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। ध्यान यह भी रखना है कि ये जो खगोलीय पिंड होते हैं ये गैसों से बनते हैं और स्वतः के इनके ऊष्मा एवं प्रकाश भी इनके पास होती हैं, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, जिसके कारण इनके उत्सर्जन से ही सूर्य और चंद्रमा, तारे चमकते दिखाई पड़ते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तो आसमान में इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। आपसे पूछ दिया जाए तब सूर्य क्या है भाई, तो सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है? तो सूर्य भी एक तारा है। चलिए यहाँ, चलिए इसको कोई ज़रूरत नहीं है, ये प्रैक्टिकली कुछ करके सीखने की बात कहा जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये देखिए, ये लड़की जो है रात के समय इन तारों को देख रही है। तो ये इन तारों में रात में एक बहुत चमकता हुआ तारा दिखाई पड़ता है उत्तर दिशा में, वह ध्रुव तारा कहे जाते हैं। बाकी ये सप्तऋषि, बहुत सारे ऐसे तारे हैं जो आपको रात में दिखाई पड़ते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। रात, एक एक चीज़ समझते चल रहिएगा और ध्यान देते चलिएगा, यहीं से प्रश्न बनते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही, जो रात के समय अनगिनत तारे दिखाई पड़ते हैं वह भी सूर्य के समान ही होते हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। ये हमसे इतने दूर हैं कि वे छोटे दिखाई पड़ते हैं और सूर्य की तरह न उनके हम प्रकाश को न ऊष्मा को समझ पाते हैं। क्यों? कारण क्या है? वे हमसे बहुत बहुत दूर स्थित हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। चलिए, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है, वही जहाज जब नीचे उतरता है तो कितना बड़ा दिखाई पड़ता है, और जब आसमान में उड़ता है तो कितना छोटा दिखाई पड़ता है। वही कारण है कि तारे भी बहुत दूर होने के कारण हमसे छोटे दिखाई पड़ते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नक्षत्र मंडल क्या होता है? तो रात्रि में आसमान की ओर देखते समय, जब रात्रि की ओर आप आसमान की ओर देखेंगे तो तारों के विभिन्न समूह दिखाई पड़ते हैं। आप देखेंगे तारे समूह में होते हैं और इन समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति को ही हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। इसका मतलब तारों के समूह के द्वारा बनाई गई एक आकृति को नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो अर्सा मेजर
या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। पूछ दिया जाए अर्सा मेजर क्या है, तो यह एक नक्षत्र मंडल है। बिग बियर क्या है, तो बिग बियर एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला ये नक्षत्र मंडल है, जो आसमान में हम इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं, बिग बियर और अर्सा मेजर को। ये सात ऋषि संत, यह 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। आप सप्तऋषि 7 तारे, 4 जो है चारपाई के समान और 3 जो है एक तारे के समकक्ष आगे की ओर दिखाई पड़ता है, ये सप्तऋषि तारे। तो यह किसके सप्तऋषि, जो नक्षत्र मंडल सप्तऋषि है वह किस नक्षत्र मंडल का भाग है, वह अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। ध्यान रखिएगा, सप्तऋषि अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का समूह है। चलिए आगे चलते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण इन तारों की ही सहायता से करते थे। इन तारों की सहायता से वो बताते थे कि इधर पूरब है, उधर पश्चिम है, उधर उत्तर है, इधर दक्षिण है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। जो आसमान में बहुत चमकता हुआ तारा दिखाई पड़ता है वह ध्रुव तारा होता है, और इसका पहचान है कि यह उत्तर दिशा की ओर चमकता है। यह उत्तर दिशा की ओर चमकता है ध्रुव तारा। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, यह बदलता भी इसका स्थान नहीं है, वो उत्तर दिशा में ही रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। सप्तऋषि मंडल, ये जो सप्तऋषि तारा जो है नक्षत्र मंडल का समूह, यह भी उत्तर दिशा में ही चमकता है। जो चित्र 1.1 में अभी लड़की के साथ हम दिखाए, यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होता है। भाई खगोलीय पिंड तो सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, तारे हैं और सूर्य एक तारा है। तो अब यहाँ समझेंगे कि कौन से ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिनमें अपना प्रकाश और उष्मा नहीं होता है। तो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होता है, जबकि लगभग सभी खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं उष्मा होता है, लेकिन कुछ में नहीं भी होता है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो अब नक्षत्र मंडल खगोल, पहले तो आप समझिए खगोलीय पिंड, ये सभी सूर्य चंद्रमा तारे ये खगोलीय पिंड है। नक्षत्र मंडल भी समझ गए। अब ग्रह क्या होता है, तो जिन खगोलीय पिंड को अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह एक ग्रह है, जिसकी अपनी प्रकाश उष्मा नहीं है। यह पृथ्वी क्या है जिस पर हम रहते हैं, यह ग्रह है। वह अपना संपूर्ण प्रकाश उष्मा किससे प्राप्त करती है पृथ्वी, तो सूर्य से प्राप्त करती है। सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन है, सूर्य। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। जैसे हम चंद्रमा को चमकता हुआ दिखाई पड़ते हैं, देखते हैं, उसी तरह से यदि आप चंद्रमा से पृथ्वी को देखिएगा तो वह भी चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये देखिए,
ये हमारा एक चार्ट है जो आपको बताता है, यह चार्ट, कि सूर्य और उनके ग्रहों की क्या स्थिति होती है। तो आप चाहें तो इसका अध्ययन भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा अपने मोबाइल पर बड़ा करके। चलिए आगे हम इसको देखते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा, सूर्य क्या है, एक तारा है। अब बात करें चंद्रमा की, तो आसमान में दिखने वाला चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। तो आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि पृथ्वी का सहचर कौन है, तो वह चंद्रमा है और वह एक उपग्रह है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा क्या करते हैं, पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इस पृथ्वी की सहचर हैं। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। तो पृथ्वी को छोड़ करके और कितने ग्रह हुए, 7, और एक पृथ्वी 8। तो कुल ग्रहों की संख्या कितनी हो गई, 8। उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है, जैसे पृथ्वी की अपनी चंद्रमा है एक। चलिए अब सौर मंडल के बारे में समझते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो सौर मंडल के निर्माण में सौर मंडल के कौन कौन, सूर्य, उनके 8 ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सभी सौर मंडल का निर्माण करते हैं, सभी मिल करके। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है सौर मंडल का, तो सूर्य होता है। इसलिए अब हम सूर्य को समझते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। तो सौर मंडल के केंद्र में कौन स्थित है, सूर्य। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सभी खगोलीय पिंड गैसों से बनते हैं, तो सूर्य भी गैसों से बना है, गर्म गैसों से। इसका खिंचाव बल इसमें सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत कौन है, तो सूर्य। सूर्य से ही सभी ग्रह उपग्रह जितने भी हैं प्रकाश एवं ऊष्मा की प्राप्ति करते हैं, लेकिन हम उनको अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर हैं। सूर्य इतने नज़दीक हमको दिखाई पड़ते हैं, लेकिन यह बहुत दूर हैं। कितनी दूर हैं, तो सूर्य जो है पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। चलिए अब सूर्य देख लिए, अब ग्रह को देखते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध सबसे नज़दीक हैं, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध हुए और सबसे दूर ग्रह नेपच्यून हुए। तीसरा स्थान दूरी में पृथ्वी का है। पृथ्वी किसके किसके बीच में है, तो शुक्र एवं मंगल के बीच में है। दूरी के हिसाब से दूरी में बुध सबसे नज़दीक, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सूर्य से उनकी दूरी, अंग्रेजी की बात कर लिया जाए तो ये जो है MVEMJ से UN के नाम से ये जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से सौर मंडल के 8 ग्रह हुए। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इनका पथ कैसा होता है, ध्यान रखिएगा।
ये ग्रह जो एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। तो ये जो है इनका वृत्ताकार कैसा है, दीर्घ वृत्ताकार है और एक निश्चित पथ है जिन्हें हम कक्षा कहते हैं। कक्षा ये जो है जहाँ ये चक्कर लगाते हैं उन्हें हम कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक हैं। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में बुध को कितने दिन लगते हैं, तो 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि शुक्र के पास में है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या शुक्र का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र या शुक्र के जुड़वा ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। क्यों कहा जाता है, तो इसकी आकार एवं आकृति में शुक्र जो है पृथ्वी के ही समान है, इसलिए इन्हें जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2006 में की थी और निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 यूबी, सीरस तथा प्लूटो ये सब बौने ग्रह हैं। इस कारण से बौने ग्रह होने के कारण इन्हें ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया और ये बौने ग्रह की श्रेणी में आ गए। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। क्या आप जानते हैं, यहाँ से भी प्रश्न कभी कभी बन जाता है। तो पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सोल किसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर जो सौर ऊर्जा हम पढ़ते हैं, सौर मंडल, सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ एक शब्द समझिए, जियो के साथ जुड़ गया लाजी, जियो के साथ जुड़ गया लाजी, तो ये जियोलॉजी हुआ और इसमें पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। जियो के शब्द जुड़ा हुआ मेट्री, तो जियोमेट्री में पृथ्वी का मापन किया जाता है। जबकि जियो के शब्द जुड़ा हुआ आइड, जियोआइड, ये पृथ्वी के आकार के अनुरूप का अध्ययन इसमें किया जाता है। क्या आप जानते हैं, रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं, खगोल शास्त्री। आर्यभट्ट का नाम आपने सुना होगा। तो आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। यहाँ से प्रश्न बनता है कि आर्यभट्ट कौन थे, तो आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण ही चमकते हैं। तो ग्रह और चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, ये उन्होंने ही सबसे पहले कहा था। किसने, आर्यभट्ट ने। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। चलिए अब हम पृथ्वी को देखते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। दूरी के हिसाब से अभी हमने बताया बुध, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन यदि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति। और बड़ा ग्रह के हिसाब से, दूरी के हिसाब से सूर्य से तीसरा, लेकिन आकार के हिसाब से यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ये है पृथ्वी गोला, तो ये दोनों ओर ध्रुव कहे जाते हैं। तो ध्रुवों के पास क्या है, थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है। भूआब क्यों कहा जाता है कि ध्रुवों के पास यहाँ ये चपटी है। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार।
तो इसे क्या कहा जाता है? भू आभ भी कहा जाता है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है कैसी दिखाई पड़ती है? तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की, कैसी? नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढके हुए हैं। तो क्यों नीली दिखाई पड़ती है? कि 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह भी कहा जाता है। देखिए यहाँ भी ये जान जाइए कि तथ्यों को समझते और याद करते चलिए। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रकाश की गति कितनी होती है? जो सूर्य से द्वारा निकलती है और पृथ्वी पर आती है, उस प्रकाश की गति इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। माने 1 सेकंड में यह 3 लाख किलोमीटर चलती है। सूर्य द्वारा प्रकाश की गति जो पृथ्वी पर आती है वह 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में, माने प्रति सेकंड में चलती है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलती है, तो भी इस प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। कितना? 8 मिनट का। फिर दूसरा तथ्य देखते हैं। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को, कब की बात है? 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। तो चंद्रमा पर सबसे पहले कौन पहुंचे थे? नील आर्मस्ट्रांग। कब? 20 जुलाई 1969 को ये जो है चंद्रमा पर अपना कदम रखे थे। ये जो है अंतरिक्ष से लिया गया चंद्रमा का ये आकार फोटो है। तो अब चंद्रमा के बारे में समझते हैं। चलिए, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, उसका नाम चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। तो चंद्रमा का व्यास कितना है? पृथ्वी के व्यास का 1/4। 1/4 यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। क्यों नज़दीक है? यह हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। कितना है? 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। उपग्रह क्या होते हैं ये देख लेते हैं। तो उपग्रह एक खगोलीय पिंड हैं जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो उपग्रह ग्रहों की चक्कर लगाते हैं और ग्रह सूर्य की चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह, मानव माने मनुष्य के द्वारा निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड होता है या वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे इनसेट, इनसेट क्या है? एक उपग्रह है। IRS, एडुसैट, इन्हें ध्यान रखिएगा। इनसेट, IRS, एडुसैट, ये सब उपग्रह हैं। चलिए, रॉकेट की सहायता से देखिए ये इसी प्रकार से रखा जाता है उन्हें। आगे देखते हैं। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करते हैं। तो पृथ्वी का चक्कर जो लगाते हैं चंद्रमा वो कितने दिन में करते हैं? तो 27 दिन में पूरा करते हैं। लगभग इतने ही समय में वह अपने कक्षा पर, अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेते हैं। 27 दिन में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेते हैं और पृथ्वी को भी पूरा कर लेते हैं, यानी घूम जाते हैं।
इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। समझिए आप, हम पृथ्वी से जो रात में चंद्रमा को देखते हैं तो एक ही भाग दिखाई पड़ते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। आप देखे होंगे चंद्रमा की सतह में काले काले, वह यही पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो छाया के रूप में दिखाई पड़ते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। जब पूरा चंद्रमा दिखाई पड़े उस दिन देखिए तो वो दिखाई पड़ते हैं। चलिए अब क्षुद्र ग्रह के बारे में जानते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ग्रह एवं उपग्रह के बाद जो असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चक्कर लगाते हैं वे क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, और ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। इनकी एक जगह भी है, ये पाए कहाँ जाते हैं, ये रहते कहाँ हैं, तो मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, मंगल बृहस्पति के बीच। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। अब देखिए उल्का पिंड क्या होते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। ये कैसे होते हैं, तो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उल्का पिंड, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कैसे, ये तो पत्थर होते हैं और ये जब पृथ्वी के पास आते हैं तो वायु के साथ घर्षण करते हैं तो ये चमकने लगते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा होगा? यह लाखों तारों का समूह होता है। यही पट्टी आकाश गंगा, जिसे मिल्की वे भी कहते हैं, कहा जाती है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। जो हमारा सौरमंडल है जिसमें सूर्य, तारे, चंद्रमा, सभी ग्रह उपग्रह पे, यह जो है हमारे आकाश गंगा मिल्की वे का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इसी प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड में पता नहीं कितने जो है सौरमंडल हैं, तो ये आकाश गंगाएं ही ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमको जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसे ब्रह्मांड का हिस्सा है। ये देखिए, इस ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं। आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इनके लाखों आकाश गंगाएं मौजूद हैं। तो ये देखिए, ये पृथ्वी, ये आकृति से समझिए, ये पृथ्वी का हिस्सा है। पृथ्वी किससे के अंदर है? सौरमंडल के। सौरमंडल किसमें है? आकाश गंगा के अंदर है, और आकाश गंगा ब्रह्मांड के अंदर है। आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज का चैप्टर हमारा 1 यहीं समाप्त होता है। यदि आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे और समझेंगे तो आप इसके प्रत्येक प्रश्न का हल बड़े आसानी से कर सकते हैं, जो आपके कंपटीशन में इजी वे में बन सकता है। देखिए, जैसे हम देखते हैं, किस ग्रह को पृथ्वी
के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं शुक्र ग्रह को, क्योंकि आकार में यह जो है बनावट और आकार में यह पृथ्वी के समान है, अभी आपको हमने पढ़ाया, वह शुक्र है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह हमने अभी बताया, सबसे नज़दीक बुध, उसके बाद शुक्र और पृथ्वी। बुध सबसे नज़दीक, उसके बाद शुक्र। देखिए कितने आसानी से यह प्रश्न बन रहे हैं, प्रश्न के उत्तर। तो लिए दोस्तों, अब कल दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो दोस्तों।